नमस्कार, निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेंस थ्रू एनसीईआरटी इस सीरीज में हम लोग आर्ट एंड कल्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में हम लोग अभी मौर्योत्तर कालीन कला और संस्कृति के तत्वों को देख रहे हैं। देखिए, एक बात जो कि पिछले क्लासेस में मैंने एक्सप्लेन करी थी कि जो हमारे सांस्कृतिक पर्याय रहे हैं, जैसे भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं तो उनके क्या महत्व है, या हमारे धर्म ग्रंथों में जो शेर है या वृषभ है उनका क्या महत्व है, ऐसा प्रश्न यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। तो इसीलिए जो मौर्योत्तर काल है भारतीय धर्म दर्शन और भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव का काल माना जाता है। आप सभी ने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आप सभी जानते हैं कि पहले इस मौर्योत्तर काल को पहले क्या कहा जाता था। मौर्योत्तर काल को पहले अंधकार युग माना जाता था। ठीक है, मौर्योत्तर काल को क्या माना जाता था? अंधकार युग। और अंधकार युग मानने का कारण क्या था, यह प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए। अंधकार युग क्यों माना जाता था? क्योंकि जो पहले इतिहास लेखन होता था उस इतिहास लेखन में राजनीतिक इतिहास लेखन अधिक होता था। ठीक है, तो इसीलिए जब कहा गया कि मौर्योत्तर काल अर्थात इस काल में कोई एक बड़ा राजा नहीं है, यह कैसा राज्य है, यह मौर्यों के बाद, मौर्य काल के बाद का एक समय है। और इसके बाद कौन सा समय आता है? गुप्त काल। ठीक है, तो गुप्त काल में गुप्त राजाओं की शक्ति, मौर्य काल में मौर्य राजाओं की शक्ति, लेकिन इस काल में किसी एक राजा के द्वारा संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में कोई बड़ा वर्चस्व स्थापित नहीं किया गया। इसीलिए प्रारंभिक इतिहासकारों ने इसे क्या कहा कि यह अंधकार युग है। इस काल में भारत में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक सत्ता, कोई बहुत बड़ा राजा नहीं दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसे उन लोगों ने क्या कहना शुरू किया? अंधकार युग कहना शुरू किया। लेकिन जब इतिहास लेखन आगे बढ़ा और जब देखा गया कि इस काल में राजनीतिक सत्ता भी थी, राजनीतिक सत्ता अलग अलग क्षेत्रों में फैली। हाँ, मौर्यों की तरह बड़ी नहीं थी, गुप्तों की तरह बड़ी नहीं थी, बाद के गुप्तों की तरह, लेकिन संख्या में बहुत अधिक थी। और साथ ही यह काल भारतीय दर्शन के साथ साथ धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था आदि के उत्थान का काल था। उत्थान का काल था। मतलब कि इतिहासकारों ने जब तक यहां कोई बड़ा राजा नहीं मिला तो यह निष्कर्ष निकाल लिया कि मौर्य काल में जो हमारे धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था में उत्थान हुआ था, इस काल में आकर के वह उत्थान पतन की ओर आने लगा। ठीक है, और फिर वह उत्थान तब आना शुरू हुआ जब गुप्त काल आया। लेकिन जब बाद में इतिहास लेखन और आगे बढ़ा, थोड़ा शोध होना शुरू हुआ, तब पता चला कि मौर्योत्तर काल भारतीय धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समाज, इन सभी क्षेत्रों में उत्थान का एक बहुत बड़ा काल था। ठीक है, और इसलिए मौर्योत्तर काल का जब अध्ययन होने लगा तो मौर्योत्तर काल में जब हम कला और संस्कृति का अध्ययन करने लगे तब हमें समझ में आता है कि मौर्य काल में जो कला और संस्कृति के तत्व थे वह उस काल के नहीं थे, उसके पिछले काल से प्रभावित होकर के विकसित हुए थे। लेकिन और से वही गुप्त काल में भी होता है कि गुप्त काल में भी जो धर्म का तत्व मजबूत होता है तो धर्म का तत्व गुप्त काल में उत्थान नहीं, गुप्त काल में उसका उदय नहीं होता है, बल्कि वह पीछे से चला आ रहा है, गुप्त काल में ऊपर पहुंच गया। लेकिन धर्म और दर्शन के साथ साथ ऐसे अनेक तत्व मौर्योत्तर काल में स्वयं उत्पत्ति के सिद्धांत के साथ आए। हम सभी जानते हैं कि मौर्योत्तर काल में ही भारत में 6 दर्शन है। इन 6 दर्शनों का, भारत में जो षड दर्शन का संप्रदाय है, 6 दर्शन है, सांख्य, न्याय, ये सब जो मीमांसा है, ये सभी 6 दर्शन इस काल में विकसित हुए। भक्ति की संकल्पना इसी काल में आकर के अपने मूल स्वरूप में विकसित हुई और भक्ति की संकल्पना ने धर्म, दर्शन और सभी धर्मों को, समाज को बहुत स्तर पर प्रभावित किया। तो इसलिए मौर्योत्तर काल बहुत बड़ा काल था। पिछले क्लास में हमने देखा कि मौर्योत्तर काल में जो स्तूप निर्माण कला थी, स्तूप निर्माण कला थी, उसमें हमने पिछले क्लास में भारहुत स्तूप के बारे में देखा था। ठीक है,
आज के क्लास में हम भारहूत स्तूप से आगे बढ़ करके और सांची की स्तूप की यात्रा करेंगे कि सांची के स्तूप निर्माण की कला ने, उस पर उत्कीर्ण चित्रों ने, मूर्ति कला ने कैसे तत्कालीन धर्म, तत्कालीन समाज और वर्तमान धर्म और वर्तमान समाज और वर्तमान कला पर प्रभाव डाला। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सांची के स्तूप के साथ अपनी इस यात्रा को। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हमने ये भी देखा था कि सांची के स्तूप के साथ जो सांची का स्तूप है, सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप, यह सांची स्तूप भारहूत स्तूप के बाद का चरण है। ठीक है, भारहूत स्तूप के बाद का चरण है सांची स्तूप, और सांची के बाद का चरण कहां आता है? सांची के बाद का चरण आता है धामेख स्तूप, जो कि बनारस के सारनाथ में धामेख स्तूप आता है। तो यहां पर स्तूप निर्माण कला की भी एक यात्रा शुरू होती है। भारहूत स्तूप और सांची स्तूप ये दोनों मुख्य रूप से मौर्य काल में विकसित हुए, लेकिन मौर्य काल में ये मुख्य रूप से कैसे थे? मौर्य काल में इनका निर्माण ईंट के साथ हुआ। ठीक है, लेकिन मौर्योत्तर काल में क्या हुआ कि इनके ऊपर पत्थर जड़वा दिए गए। ठीक है, पत्थरों की जड़ाई हो गई और जो वर्तमान इनका स्वरूप है वह मौर्योत्तर काल में ही विकसित हुआ। ठीक है, मौर्योत्तर काल में जो पुष्पमित्र शुंग थे उनके काल में इन दोनों स्तूपों का पुनर्निर्माण कराया गया और वो बहुत अच्छे तरीके से उनको एक अस्थायी आकार दिया गया। तो सांची, तो पहले भारहूत स्तूप आया, भारहूत स्तूप के बाद फिर सांची का स्तूप आता है। स्तूप निर्माण कला थोड़ी और अच्छी होती है, फिर स्तूप निर्माण कला थोड़ी और अच्छी होती है तो कहां पहुंचती है? गुप्त काल में धामेख स्तूप में। ठीक है, गुप्त काल में। तो अब देखिए निर्माण का काल भी देखिए कि यह भी भारहूत स्तूप मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में आगे बढ़ा। सांची स्तूप मौर्योत्तर काल में आगे बढ़ा। ठीक है, और धामेख स्तूप गुप्त काल में आगे बढ़ा। इसी के समानांतर, सांची और भारहूत के समानांतर दक्षिण भारत में अमरावती स्कूल या अमरावती स्तूप भी इसी काल में, किस काल में? मौर्योत्तर काल में विकसित हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से स्तूप निर्माण की एक यात्रा है जो कि काल के साथ, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के साथ आगे बढ़ती है। उसी तरीके से हमने पीछे जब भारहूत स्तूप को देखा तो अब अगला क्या आएगा? सांची का स्तूप, और तब उसके बाद आएगा धामेख। लेकिन सांची के स्तूप के बाद फिर अमरावती स्तूप देख लेंगे, तब धामेख स्तूप की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह प्रश्न यूपीएससी के लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत अधिक संभावित है कि यह प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, पहले सांची का स्तूप की बनावट देख लेते हैं कैसी है। ये देखिए, पिछले क्लास में लाके देखी थी हमने, फिर भी देख लीजिए। यह सांची का स्तूप है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सांची है, वहीं का यह स्तूप है। इसमें देखिए आप लोग, यह एक गोलाकार ऐसा अंड बनाया गया है। ठीक है, गोलाकार अंड है ये। ठीक है, और इस अंड के ऊपर, गोलाकार अंड के ऊपर, यह देखिए अंड के ऊपर क्या है? एक हर्मिका रखी गई है। ठीक है, हर्मिका का मतलब समझ लीजिए चबूतरा। ठीक है, और इसी चबूतरे के ऊपर क्या किया गया है? यहां ध्यान से देखिए, एक डंडा लगा दिया गया है। ठीक है, उसे यष्टि कहा जाता है। और इस डंडे के ऊपर तीन छड़ियां लगा दी गई हैं। वो तीन छड़ियां किसका प्रतीक हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीन शब्दों का प्रतीक है वो तीन छड़ियां। अब यहां देखिए सांची के स्तूप में और इससे पहले भारहूत स्तूप में एक अंतर है। सांची के स्तूप में देखिए आप लोगों को यहां पर एक यह प्रदक्षिणा पथ है, दिख रहा है, स्तूप के बाहर प्रदक्षिणा पथ, और एक देखिए स्तूप से सटे सटे एक यह भी प्रदक्षिणा पथ है, दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को दो प्रदक्षिणा पथ दिख जाएंगे। ठीक है, एक एकदम सटे सटे है, एक उससे थोड़ा नीचे है,
ठीक है, तो दो दो प्रदक्षिणा पथ है सांची के स्तूप में। सांची के स्तूप में 4 गेट हैं, इसे तोरण द्वार बोला जाता है। देखिए चारों दिशाओं में 4 गेट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 4 गेट जो कि 4 तोरण द्वार हैं। उसके बाद स्तूपों पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां होती हैं, यह सीढ़ी बनाने की शुरुआत भी इसी काल में हुई, उसे वेदिका कहा जाता है। देखिए सीढ़ी चढ़ करके आप स्तूप के प्रदक्षिणा पथ पर जाएंगे, फिर प्रदक्षिणा पथ से अंदर दूसरे प्रदक्षिणा पथ पर जाएंगे और फिर अंदर ये अंड से आप टच करेंगे, ठीक है। तो यह हम लोगों ने एक फॉर्मल मैप देख लिया, ठीक है। इस प्रदक्षिणा पथ को ही मेघी भी कहा जाता है, प्रदक्षिणा पथ को ही मेघी भी कहा जाता है। तो एक बेसिक सी पिक्चर आपके दिमाग में आ गई। अब हम अगर टॉपिक पे आएंगे तो आप लोगों को सांची के स्तूप के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए आगे आते हैं टॉपिक पर, सांची के स्तूप। देखिए यह क्या है कि मूर्तिकला के विकास का अगला चरण है। अब आप लोगों को मैंने पिछले क्लासों में मूर्तिकला के विकास के चरण बताए हैं। मूर्तिकला के विकास की पहली चरण जो भारत में आती है, वह आती है, पहली जो कि स्पष्ट चरण है, वह है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता का चरण। लेकिन हड़प्पा की सभ्यता का चरण जो था वह सरवाइव नहीं कर पाया और उसका लगभग पतन हो गया। और फिर मूर्ति निर्माण कला का जो चरण शुरू होता है, जो कि एक व्यवस्थित चरण शुरू होता है, वो मौर्य काल में शुरू होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मौर्य काल में जो मूर्तिकला विकसित हुई, वह मूर्तिकला स्वतंत्र मूर्तिकला नहीं थी। मौर्य काल में जो मूर्तियां भी बनी हैं, वे भी मौर्यकालीन जो स्तूप बने हैं या स्तंभ बने हैं, उन स्तंभों के ऊपर मूर्तियां बनी हैं। जैसे सारनाथ स्तंभ के ऊपर 4 शेर बनाए गए हैं, ठीक है। उसी प्रकार लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, वहां हाथी बनाया गया है। धौली स्तंभ उड़ीसा, वहां पर भी हाथी बनाया गया है। रामपुरवा स्तंभ यूपी, रामपुरवा में वहां पर एक नटुआ बैल बनाया गया है। तो ये स्तंभों के ऊपर मूर्तियां बननी शुरू हुई मौर्य काल में, ठीक है। लेकिन जैसे ही मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आता है, मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण कला का विकास हो गया और स्वतंत्र कला के रूप में 2 कलाएं विकसित हुई। पहला गंधार निर्माण कला और दूसरा मथुरा निर्माण कला, ठीक है। तो गंधार और मथुरा निर्माण कला जो कि स्वतंत्र मूर्ति कला के रूप में विकसित हुई, उन्हीं मूर्तियों कला का विकास और उनका प्रभाव उस काल में बनने वाले स्तूपों पर भी दिखता है। तो सांची के स्तूपों पर भी मूर्तियां बनने लगी। और वे मूर्तियां किस कला से प्रभावित हुई थी? सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मथुरा के निकट था। तो सांची में जो मूर्तियां बननी शुरू हुई वह मथुरा मूर्ति कला से प्रभावित होकर के बनी, ठीक है। तो मूर्ति कला के विकास का अगला चरण आया, मौर्य काल से अगला चरण आकर के स्वतंत्र मूर्ति कला का विकास का चरण आ गया। और ये मूर्तियां कहाँ कहाँ बनी? मथुरा में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, वेंगी में और सांची में। यहां पर जो भी मूर्तियां बनी वे सभी मूर्तियां मथुरा निर्माण कला या मथुरा मूर्ति कला से प्रभावित होकर के बन रही थी, ठीक है। अब यह बताया गया है कि जो सांची का स्तूप है उसके स्तूप 1 में, ठीक है, क्या था कि नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ हैं। ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए क्योंकि यूपीएससी हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि सांची स्तूप निर्माण कला की विशेषताओं को बताते हुए भारत में मूर्ति कला की यात्रा का वर्णन करें, ठीक है। तो यह जानकारी आपको यहां से ही मिल पाएगी और यह प्रश्न पूछना स्वाभाविक भी है, अब संभावित भी है। तो सांची के स्तूप में पहला पॉइंट है कि वहां पर नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ है। यह सांची के स्तूप की विशेषता है। बाकी सभी स्तूपों में एक ही प्रदक्षिणा पथ होता है, लेकिन सांची के स्तूप में 2 प्रदक्षिणा पथ है, ठीक है। 4 तोरण द्वार हैं। तोरण द्वार का मतलब गेट, 4 गेट हैं। सभी स्तूपों में 4 गेट नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर 4 गेट हैं। और यही जो तोरण द्वार हैं, यही बहुत अधिक सुंदरता से सजे हुए हैं। और इन्हीं तोरण द्वारों पर देखिए, तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं क्या की गई हैं और उनके पुनर्जन्म की घटनाएं जो कि जातक कथा नाम के ग्रंथ में लिखी जाती हैं, वह बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके पूर्वज के जन्म की घटनाएं क्या की गई हैं, इन्हीं तोरण द्वारों पर मूर्ति के रूप में बनाई गई हैं, ठीक है। तोरण द्वार कौन है? यहां दिख रहा है ये तोरण द्वार, ठीक है। तो ये जो द्वार है, द्वार के जो पत्थर के पिलर हैं,
इन्हीं पत्थर के पिलरों के ऊपर भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, अब जैसे आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ा चौड़ा करके, यहां पर देखिए, ये भगवान, यह एक पिलर है, ठीक है, और इस पिलर के ऊपर यह चित्रकारी मूर्तिकला की गई है। इसमें एक देखिए बुद्ध की माता को सोया हुआ दिखाया गया है, हाथी, सपने में वो हाथी को देख रही है कि उनके गर्भ में आ रहा है। यह हिरण की कथा है, एक राजा उस हिरण को मार रहा है। तो ये सब चीजें क्या की गई हैं, जो सांची का स्तूप का द्वार था, उस द्वार के दीवार बहुत चौड़े होते थे, उन्हीं दीवारों पे उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, तो जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन की कथाओं के अनेक प्रसंगों को इन तोरण द्वारों पे क्या किया गया है, मूर्ति कला के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि इस काल में जो मूर्ति कला जो सांची के स्तूप में विकसित हो रही है, वहां बुद्ध को ध्यान रखना है कि सांची के स्तूप में और भारहूत स्तूप में, ये दोनों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि सांची एवं भारहूत में बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया है। बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया है, ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है कि प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाए और मेंस के लिए तो इफेक्ट है ही। तो भाई बुद्ध को जब मानव रूप में नहीं दिखाया गया है इन स्तूपों में, तो बुद्ध को दिखाया कैसे गया है, तो प्रतीक के रूप में। ठीक है, प्रतीक के रूप में। जैसे बुद्ध का जन्म हुआ तो क्या दिखा दिया, हाथी दिख रहा है। गृह त्याग दिखाना है तो घोड़ा दिखा दिया। ठीक है, घोड़ा दिखा दिया या रथ दिखा दिया, खाली रथ, जिसपे कि उससे पता चल गया कि बुद्ध अब घर छोड़ चुके हैं। ज्ञान प्राप्ति हुई तो क्या दिखा दिया, ज्ञान प्राप्ति हुई तो पीपल का वृक्ष दिखा दिया। ठीक है, जब पहला अपना ज्ञान दे रहे हैं तो उसे क्या दिखा दिया, चक्र के माध्यम से धर्म चक्र परिवर्तन दिखा दिया। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु को दिखाना है तो क्या दिखा दिया, स्तूप बना के दिखा दिया। तो ये सब चीजें प्रतीक के रूप में बुद्ध को दिखाई गई हैं। किन किन स्तूपों पर, सांची में एवं भारहूत स्तूप में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि सांची के समानांतर ही दक्षिण भारत में जो अमरावती स्तूप बना, अमरावती में जो स्तूप निर्माण हुआ, वहां पर बुद्ध को मानव आकार में दिखाया गया है। ठीक है, बुद्ध मानव आकार में दिखाए गए हैं। अब यह समझने की जरूरत है कि अमरावती स्तूप में बुद्ध को मानव के रूप में क्यों दिखाया गया, जबकि वह भी मौर्योत्तर काल में विकसित हुई, और सांची और भारहूत में बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया। हो सकता है यही प्रश्न पूछ लिया जाए, क्यों हुआ ऐसा। तो इसलिए क्योंकि सांची और भारहूत ये दोनों स्तूप मूल रूप से मौर्य काल में बने थे। ठीक है, मौर्य काल में बने थे, और मौर्य काल में जो बुद्ध का धर्म चल रहा था, उस समय हीनयान धर्म प्रभावित था। ठीक है, और हीनयान में बुद्ध क्या थे, बुद्ध ईश्वर नहीं थे। बुद्ध क्या थे, एक गुरु थे। ठीक है, लेकिन मौर्योत्तर काल में क्या हुआ कि मौर्योत्तर काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो जब मौर्योत्तर काल में महायान धर्म आया, तो महायान धर्म क्या कर रहा था, इसने बुद्ध को क्या मान लिया, बुद्ध को ईश्वर मान लिया। ठीक है, तो ईश्वर मान लिया, तो अब बुद्ध को किस रूप में दिखाया जाने लगा, मानव रूप में दिखाया जाने लगा। और मानव रूप में क्यों दिखाया जाने लगा, क्योंकि बुद्ध की भक्ति, बुद्ध की पूजा शुरू हो गई, तो अब बुद्ध को मानव रूप में दिखाया जाने लगा। तो इसीलिए चूंकि अमरावती स्तूप जो है यह मौर्योत्तर काल में ही बनी है, जबकि सांची और भारहूत स्तूप मूल रूप से किस काल में बने थे, मौर्य काल में। बाद में मौर्योत्तर काल में इन पर इनके ऊपर पत्थर जड़ाए गए, तो इसीलिए बाद में पत्थर तो जड़ाए गए, लेकिन मूल स्वरूप चूंकि मौर्य काल का था, इसीलिए
इनके दीवारों पर जो मौर्य काल में चित्रकला हो गई थी, मूर्तिकला हो गई थी, वही उस काल में भी बनी रही। जबकि अमरावती स्तूप बाद में बना, मौर्योत्तर काल में ही बना। और यहां पर किस धर्म का प्रभाव था? बुद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव था। तो इसीलिए अमरावती स्तूप में बुद्ध को मानव रूप में दिखाया गया। क्लियर हो गया चीजें? ठीक है, ये प्रश्न पे ये टॉपिक पे आते हैं कि यहां पर सांची के स्तूप में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, यहां पर बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया है। यहां एक कहानी दिखाई गई है। यहां भी ध्यान ये रखना है कि भारहूत स्तूप में जो कहानियां दिखाई गई हैं मूर्तिकला के माध्यम से, सेम वही कहानियां सांची के स्तूप में भी दिखाई गई है। यहां भी महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से हाथी को उतरते हुए मूर्तिकला बनाई गई है सांची स्तूप में भी। लेकिन यहां पर भारहूत स्तूप से आगे बढ़ करके मूर्तिकला और आगे बढ़ करके, और इसमें कुछ अन्य ऐतिहासिक आख्यान मतलब इतिहास की घटनाएं भी दिखाई गई, जिसमें कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध के कपिलवस्तु का घूमना, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन करना, इन सब का भी मूर्ति कला के माध्यम से मूर्ति बना करके और सांची के स्तूप पर इनको दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें भारहूत स्तूप में नहीं है। भारहूत स्तूप में सिर्फ ये महारानी के गर्भ में भगवान बुद्ध का आना और एक हिरण की कथा मुख्य रूप से दिखाई गई है। लेकिन यहां पर इतिहास की कथाएं भी दिखाई जानी शुरू हो गई है। ठीक है, अब यहां यह भी ध्यान रखना है कि चूंकि सांची के स्तूप पर जो मूर्तियां बन रही थी यह मथुरा मूर्तिकला से प्रभावित थी, इसीलिए वहां पर क्या है कि इनके अंग प्रत्यंगों को, जो मूर्तियां बन रही थी वे अंग प्रत्यंग में भारतीय दिखने लगी। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मूर्तियां बनती हैं उनमें कुछ भारतीय मूल के और कुछ विदेशी मूल के भी लोग दिख जाते हैं, लेकिन मथुरा मूर्तिकला में और विशेष करके सांची स्तूप पर जो मूर्तियां बनी हैं उनमें भारतीय तत्व ज्यादा प्रधान रूप में दिखते हैं। ठीक है, यहां यह भी ध्यान रखना है कि हां, सांची स्तूप पे इसका प्रभाव भी था। इसका मतलब हमारे भगवद गीता जी का प्रभाव भी सांची स्तूप पर दिखता है। कैसे दिखता है? सांची स्तूप में धर्म के भक्ति मार्ग की प्रधानता दिखने लगती है। जो भारहूत स्तूप है, भारहूत स्तूप में बुद्ध को गुरु के रूप में ही दिखाया गया है, लेकिन सांची स्तूप में बुद्ध की कहानियां ऐसे दिखाई गई हैं जैसे बुद्ध चमत्कार करते हो। भारहूत स्तूप में जो बुद्ध है वो चमत्कारी बुद्ध नहीं है, वो गुरु के रूप में दिखाए गए हैं। जबकि अमरावती स्तूप में जो बुद्ध दिखाए गए हैं वो अमरावती का सांची स्तूप में जो दिखाए गए हैं वो कैसे दिखाए गए हैं? वो चमत्कारी बुद्ध हो गए हैं। उनमें ईश्वर के अंश का समामेलन होने लगा है। और यह आगे बढ़कर के जब अमरावती स्तूप की यात्रा आती है तो अमरावती स्तूप में बुद्ध को पूर्ण रूप से ईश्वर के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, और यहां पर इसी काल में आकर के सांची स्तूप की घटना से देख करके पता लगता है कि संभवतः बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में इसी काल में दिखाया गया है। और क्योंकि इस काल में भगवद गीता जी का महात्मा बढ़ गया था, जन जन तक भगवद गीता का आदेश पहुंच गया था, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब भारत में धर्म का विनाश होता है और जब जब पाप चरम पर बढ़ता है तब तब मैं अवतरित होता हूं धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का विनाश करता हूं। तो भगवान की अवतारवाद की संकल्पना आई और बुद्ध को भी भगवान विष्णु के नवे अवतार के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, तो भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता दे दी गई, मतलब वो ईश्वर के अवतारी हो गए। तो इसीलिए सांची स्तूप में जब भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनती हैं तो उसमें ईश्वरीयता, उनमें चमत्कार की भावनाएं दिखने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से सांची स्तूप की यात्रा आज हमने करी। अगले क्लास में हम एक ही क्लास में अमरावती स्तूप और धामेक स्तूप की यात्रा करते हुए क्रमशः आगे बढ़ जाएंगे और फिर उसके बाद संस्कृति के तत्वों अर्थात धर्म के तत्वों की चर्चा करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज सांची के स्तूप, पिछले क्लास के भारत स्तूप से आगे बढ़ते हुए हमने जो देखा, इससे आप लोगों के सांची के स्तूप से जो अगर प्रश्न पूछा जाता है, और इंडिपेंडेंटली संभवता है कि सांची के स्तूप से प्रश्न शायद नहीं पूछा जाए, लेकिन स्तूप निर्माण कला से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो यह 11वीं क्लास की फाइन आर्ट की जो एनसीईआरटी है, यह आपको
स्तूप निर्माण कला से जुड़ा, चूंकि यह तो प्रश्न पूछा ही जा सकता है, पीछे भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो सांची स्तूप निर्माण कला और भारत स्तूप निर्माण कला के साथ मिलकर के अगर अमरावती और धामेक तैयार हो जाता है तो आप किसी भी यूपीएससी के प्रश्न में अगर स्तूप के बारे में पूछा जाता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उत्तर देने के लिए सक्सेसफुली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं स्तूप निर्माण कला के अगले चरण में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।